हाय गाइस। यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जांपल है जहाँ पर आपको दो वायर्स दी हुई हैं और दोनों के अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पी है जहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मिडवे बिटवीन वायर्स, यानी कि ये जो पॉइंट पी है ये दोनों वायर्स के ठीक बीच में है। तो इस पॉइंट पी के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालनी है। तो अगर हम स्टार्ट करें, मान लेते हैं ये वायर 1 है और ये वायर 2। तो अगर हम वायर 1 की वजह से कंट्रीब्यूशन देखें तो पहले सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए डायरेक्शन। तो लगाइए राइट हैंड थंब रूल सीधा। तो राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा तो थंब आपको ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर की तरफ कर्ल होंगी, यानी कि इसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ क्रॉस। ठीक है। तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। फिर अगर हम वायर 2 को देखें तो वायर 2 की वजह से सीन क्या है, वायर 2 की वजह से अब आपको थंब नीचे की तरफ रखना है। जब थंब नीचे की तरफ रखोगे और फिर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तब भी आपको दिखेगा कि फोर फिंगर्स जो है वो अंदर की तरफ ही जा रही हैं, इस साइड पे। इस साइड से बाहर निकलेंगी लेकिन इस साइड से अंदर की तरफ जाएंगी। तो इन दोनों वायर्स से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। इन दोनों वायर्स में डायरेक्शन सिंपली एडअप हो जो मैग्नीट्यूड है वो एडअप हो जानी है। तो हम किसी एक वायर की वजह से अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है। आपको ये दो वायर्स जो कहा गया है, ये दीज बोथ वायर्स आर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब कि इन्फिनेटली लॉन्ग। तो इन्फिनेटली लॉन्ग जब होती है तो उसके से हमको फॉर्मूला हमें पिछले लेक्चर में देखा है क्या होता है, होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो म्यू नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁷। करंट हमें दी हुई है 10 एम्पियर। डिवाइड करना होगा उसको हमको 2 पाई से। और डिस्टेंस कितना लेना है, डिस्टेंस हमें लेना है इस वायर से लेकर के पी पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस। वो कितना होगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर का हाफ, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, वो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा 10⁻⁻²। ठीक है। तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 कैंसिल कर देगा, फाइनली 2 बचेगा। तो ये फाइनली आपको एट द एंड ऑफ द डे ये आपको आ जाता है 80 माइक्रो टेस्ला, यानी कि 10⁻⁶ आएगा और वो फाइनली बन जाएगा 80 माइक्रो टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुई एक वायर की वजह से। अब आप सेकंड वायर को भी देखो तो सेकंड वायर के केस में सब कुछ तो सेम है ना, करंट भी सेम है, सेकंड वायर का पी पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है, बाकी म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही होता है। तो आई और डी दोनों सेम है, यानी कि सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इतना ही होगा। और हमने पहले ही चेक कर लिया कि दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी है, इसका डबल हो जाना है, यानी कि जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो दिस विल टर्न्स आउट टू बी 160 माइक्रो टेस्ला। तो ये हो गई आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जहाँ पर दो वायर्स हैं हैविंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नाउ लेट्स चेक अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर आपको दो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर्स दी हुई हैं, टू लॉन्ग वायर्स, और बीच में पी एक पॉइंट दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मिडवे बिटवीन टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट आई। और साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर एक वायर को हम नाम दे देते हैं ए, एक वायर को नाम दे देते हैं बी। तो अगर हम ए वायर की वजह से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है एट पॉइंट पी, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपको आपके फोर फिंगर्स कैसे जाएंगे, थंब आपको ऊपर रहेगा तो फोर फिंगर अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी क्रॉस। वही अगर हम वायर बी की वजह से देखें तो वायर बी की वजह से आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इस तरफ तो क्रॉस होना है, लेकिन वो फोर फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगी ना, अंदर की तरफ कर्ल करेंगी तो इधर ऐसे बाहर निकलेंगी, यानी कि पी वायर की वजह से इस रीजन में, ये रीजन जो है इस रीजन में इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड होनी है ऐसी डॉट। क्योंकि यहाँ पर करंट जब ऐसा हुआ है तो उसके राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। तो बेसिकली पी पॉइंट को अगर हम नज़र में रखें तो पी पॉइंट के हिसाब से वायर ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वायर बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम जस्ट किसी एक वायर की वजह से मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो हमें पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब मान लेते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक, लेट से दोनों डिस्टेंस डी और डी है, क्योंकि ये वायर आपसे कहा जा रहा है पॉइंट पी जो है वो मिडवे है, यानी कि दोनों साइड से डिस्टेंस उसका सेम है। तो डिस्टेंस मान लेते हैं डी। तो एक तरफ हो जाएगा ये -(k), और वायर बी की वजह से क्या हो जाएगा, वायर बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी
बाहर की तरफ आ रही है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, करंट सेम, डिस्टेंस सेम, तो ये हो जाएगा प्लस के। तो अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाना है, ये कैंसिल आउट हो जाना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी सिंपली जीरो। जब वायर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे थे तो उसके ठीक मिड पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। तो ये सिंपल अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मेन लॉजिक आप समझ गए हैं तो आप इजीली इनको आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ एग्जांपल के तौर पे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर अस, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि देयर आर टू पैरेलल वायर्स पी एंड क्यू प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 6 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा है यहाँ पर, कैरिंग करंट I1 5 एम्पियर, ये जो I1 है दैट इज 5 एम्पियर, एंड I2 दैट इज 2 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए इसलिए मैंने I1 को क्रॉस से शो किया है क्योंकि ये शो हो रहा है कि I1 की करंट अंदर जा रही है और I2 की करंट जो है बाहर जा रही है। तो बेसिकली समझिए आपकी जो ये जो वायर है इट इज़ बेसिकली इन जेड एक्सेस, इसलिए आपको वायर दिख नहीं रही होगी, सिर्फ सिंबल दिख रहा है। ये वायर समझो आपके सामने जो स्क्रीन है, आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है अंदर की तरफ, और इस केस में ये करंट आ रही है बाहर की तरफ। ठीक है, अब आपको बताना है कि फाइंड पॉइंट ऑन लाइन पी क्यू वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये जो लाइन है पी क्यू, इस लाइन पर ऐसा पॉइंट कौन सा है और कहाँ पर है जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो अब आप इस केस में क्या करोगे, तो सबसे पहले तो हम देख लें कि यहाँ पर पी क्यू पे इस लाइन में बेसिकली 3 रीजन्स हैं, एक रीजन यहाँ पर है लेफ्ट, एक सेंटर, एक राइट। तो अब ज़रा हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि इस वायर की वजह से जब करंट अंदर जा रही है तो आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपको क्या दिखता है कि अगर आपका थंब अंदर की तरफ है तो आपके 4 फिंगर्स ऐसे डाउनवर्ड्स होंगे, राइट। तो 4 फिंगर्स आपके ऐसे डाउनवर्ड्स होंगे, यानी कि इस वायर की वजह से इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी जिसे मैं येलो एरो से शो कर रहा हूँ, फाइन। और इस तरफ अपवर्ड्स होंगे, इसलिए येलो एरो यहाँ पर ऊपर की तरफ है। उसी तरह से फिर यहाँ पर ये जो दूसरी वायर है I2, उसकी वजह से आप थंब रखो बाहर की तरफ रखो, यानी कि यहाँ पर आप थंब ऐसा रखो राइट हैंड थंब रूल में कि आपका थंब जो है वो आपको फेसिंग करते हुए, तो आपको साफ दिखाई देगा कि वहाँ पर उस केस में आपके जो 4 फिंगर्स हैं वो 4 फिंगर्स कुछ इस तरह से ऐसे कर होंगे, यानी कि इसीलिए इस रीजन में बीच में इसे मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर नीचे की तरफ होगी, लेकिन वही इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ होगी, फाइन। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया कि तीनों रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। अब ये जो एक बार आपको दिख गया कि यहाँ पर येलो लाइन इस वायर 1 की वजह से नीचे की तरफ है, तो यानी कि हर तरफ इसके पूरे राइट वर्ड्स ये नीचे की तरफ होगी, इसलिए यहाँ पर भी येलो नीचे की तरफ है। और क्यू यहाँ पर इसके लेफ्ट वर्ड्स नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर भी नीचे है और यहाँ पर भी नीचे है, बिकॉज क्यू के लिए ये पूरा लेफ्ट साइड है, पी के लिए ये पूरा राइट साइड है। ओके, अब अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस रीजन में पी क्यू इन दोनों वायर्स के बीच में क्या हो रही है, एडअप हो रही है, यानी कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो हो ही नहीं सकती, इस रीजन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगी क्योंकि सिंपली मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो रही है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये लेफ्ट वर्ड्स सबसे लेफ्ट और ये सबसे राइट में ये वो रीजन ऐसा है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होने के चांसेस हैं, आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाओ कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर जीरो हो सकती है। तो एक चीज़ का ध्यान दो कि I1 आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है, और I2 आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो एक चीज़ तो और भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना कि I1 से आप जितना दूर जाते जाएंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होता जाएगा, फाइन। तो अगर हम पहले इस रीजन की बात करें सबसे लेफ्ट में, तो यहाँ पर आप I1 के नज़दीक हैं और I2 से दूर हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो होनी है इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2 के बराबर होनी है, ताकि इन दोनों का जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के जीरो होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, वायर 1 की वजह से और वायर 2 की वजह से। अब इस रीजन को चेक करो, इस रीजन में 5 एम्पियर करंट ज़्यादा होता है और साथ में ये उसके नज़दीक भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, हम लगा सकते हैं अज्यूमिंग कि ये दोनों इन्फिनाइट वायर्स हैं। तो अब देखो इस रीजन में वायर 1 की वजह से मैग करंट की वैल्यू हाई है, यहाँ पर I1 ज़्यादा है, और साथ में वायर 1 से यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी कम है, यानी कि यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2। क्यों,
चूंकि इस रीजन में जब मैग्नेटिक फील्ड 2 की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 2 में आपको क्या चाहिए, एक तो करंट चाहिए होता है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 2 का करंट क्या है, कम है, क्योंकि आपका आई यहाँ पर 2 एम्पियर है। और साथ में यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो करंट कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब कि ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 2 काफ़ी कम होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 1। 1 में क्या है, 1 में करंट ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। तो 1 के केस में क्या हो रहा है, 1 के केस में मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 1 के केस में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, करंट ज़्यादा है और डी कम है, यानी कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इस रीजन में कैंसिल होने के चांस नहीं है। तो बीच का रीजन खत्म हो गया, ये भी रीजन खत्म हो गया, यानी कि डेफिनेटली जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं इस रीजन में। तो कहीं इस रीजन में अगर है तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, लेट से इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स मान लें तो यानी कि उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो B1 को हम क्या ले सकते हैं, B1 से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट है जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो B1 से डिस्टेंस क्या होगा, B1 का मतलब कि वायर I1 की वजह से, तो वायर I1 में पहले ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है एंड प्लस उसके बाद फर्दर x। तो B1 क्या हो सकता है, B1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई 6 प्लस x, ठीक है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर 2 क्या होगा, वो होगा म्यू नॉट, ये वायर 2 की वजह से यानी कि I2 डिवाइड बाई 2 पाई, डिस्टेंस क्या लेंगे हम, सिर्फ x लेंगे यहाँ तक। तो अब देखो इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में वायर 2 से आप नज़दीक हो, ठीक है। तो वायर 2 का मैग्नीट्यूड अगर कम था तो चलो कम से कम डिस्टेंस भी कम है, तो ओवरऑल रेशियो मेंटेन होगा। और वायर 1 की वजह से क्या था कि वायर 1 का करंट ज़्यादा था तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल ये दोनों रेशियो जो है I2 बाई डिस्टेंस का, I1 बाई डिस्टेंस का, ये रेशियो यहाँ पर मैनेज आउट हो पा रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, म्यू नॉट आपका सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 और I2 की वैल्यू आप पुट कर दो। तो यहाँ पर आप I1 की जगह पुट कर दोगे 5, 2 पाई तो कैंसिल होना है, तो 5 बाई 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 बाई जस्ट एक्स। तो ये सिंपल सा एक इक्वेशन बना है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक्स आपको आ जाना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल में आपको मेथड अप्रोच यही रखना है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल होगा कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बताओ भाई नंबर लाइन पर या स्ट्रेट लाइन पर कहाँ पर होगा, तो पहले आपको देख लेना है कि कंट्रीब्यूटिंग जो सोर्सेज हैं उनका डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो जहाँ पर एड अप हो रहा है वहाँ तो डेफिनेटली नहीं होगा, यानी कि वहीं पर हो सकता है जहाँ पर ये कैंसिल आउट हो पाए। फिर आपको देखना है कि कैंसिल आउट होने के लिए डेफिनेटली दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो जब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एक रीजन में किसी एक फैक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है, दूसरे का कम हो रहा है, तो इसका आपको अक्सर रेशियो दिख जाएगा करंट और डिस्टेंस के टर्म में। जैसे यहाँ पर इस रीजन में I1 की करंट ज़्यादा थी, डिस्टेंस कम था, यानी कि ओवरऑल ये मैग्नीट्यूड रेशियो क्या जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और वही I2 के वजह से क्या हो रहा था, करंट भी कम थी I2 की और डिस्टेंस भी ज़्यादा था, यानी कि ओवरऑल मैग्नीट्यूड रेशियो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए इस रीजन में ये बैलेंस आउट नहीं हो सकता है। तो जो हमने इस रीजन में लिया तो इस रीजन में ये रेशियो बैलेंस आउट हो रहा था, तो ये हमें आंसर आ गई फाइनली x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं। सो अगेन हमारे सामने एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देयर इज अ स्क्वायर लूप ABCD मेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर, और आपको बताना है कि इस स्क्वायर के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इफ़ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C। तो A एंड C के बीच में बैटरी कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है कि I करंट A से आएगी और C से I करंट निकल जाएगी। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं करंट I है। तो इन दैट केस अब हमें बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज करो और ख़ुद सोच के बताओ। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके खुद सोचा हो। तो अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आपसे कहा जा रहा है ना कि यूनिफॉर्म वायर है, यानी कि सभी वायर एक जैसी है। तो जब करंट आई ए पॉइंट पे पहुँचेगी तो करंट को क्या लगेगा कि जैसा ये सेगमेंट ए डी है वैसे ही सेगमेंट ए बी है, फिर वैसे ही सेगमेंट डी सी है, वैसे ही सेगमेंट बी सी है, यानी कि ये वायर का ये जो दो पाथ हैं, एक ए से लेकर के सी तक वाया बी
और एक ए से लेकर सी तक वायर डी, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक पाथ है। यानी कि जब सिमेट्रिक पाथ होते हैं और एक ही तरह का वायर का प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्म है, यानी कि दोनों में करंट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चूँकि दोनों वायर जो है, मतलब दोनों पाथ, आप कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा ऑफ पाथ ए डी सी, वही रेजिस्टेंस होगा ऑफ पाथ ए बी सी। तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि जब दो पाथ सेम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं तो करंट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी I/2 करंट जाएगा, यहाँ पर भी I/2 करंट जाएगा। तो फिर सीरीज में होने की वजह से I/2 करंट यहाँ भी होगा और I/2 करंट यहाँ भी होगा। ठीक है, तो हमें करंट समझ में आ गई, करंट कितना होना है। अब इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कहीं से भी आ रहा है, हमें पता नहीं कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये दोनों वायर तो ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट के सीधे एक लाइन में होंगे। ये पॉइंट एग्जैक्टली अगर इन दोनों वायर को हम कनेक्ट करें एक लाइन से तो ये पॉइंट उसी पर लाई करेगा। ठीक है, तो हमने सीखा है कि जब भी वायर के सामने कोई पॉइंट होता है तो पॉइंट अभी फिलहाल वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर की वजह से, ये दोनों वायर जो इन्फिनिटी से आ रहे हैं इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि आइडियल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंपली ये जो बचे हुए वायर्स हैं उनकी। तो एडी वायर की वजह से क्या होगा, एडी वायर आपको दिख रहा है करंट I/2 है, तो एडी वायर की वजह से जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो मान लेते हैं डी। तो एडी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर एडी, वो मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, डायरेक्शन पहले क्या होगा, डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो होगा बेसिकली माइनस ऑफ के कैप। आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आपके 4 फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल होंगे, यानी कि डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगा। फाइन, तो ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस के। अब अगर हम ज़रा चेक करें इस दूसरे वायर की वजह से, दैट इज वायर B2C, तो B2C की वजह से क्या होना है, B2C पे भी आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा तो कर्ल आपको ऐसा हो रहा है, यानी कि जब अंदर की तरफ देखेंगे तो ये ऐसा बाहर से घूम करके आएगा, यानी कि B2C की वजह से लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा प्लस के कैप। अब जस्ट राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, आपके 4 फिंगर्स अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो जाहिर सी बात है इधर अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इधर से क्या होगा, इधर से वो बाहर की तरफ से आएंगे। तो AD की वजह से अंदर गया और B2C की वजह से बाहर आया। अब आप लगाओ ज्योमेट्री कि अगर AD से डिस्टेंस D है तो जाहिर सी बात है BC से भी डिस्टेंस क्या होगा, D ही होगा। तो जब दोनों वायर से डिस्टेंस सेम है और दोनों वायर में करंट भी क्या है, सेम है, इसका मतलब कि दोनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना है, वो भी सेम होना है। तो अगर वो भी सेम है इसका मतलब कि ये दोनों वायर का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AD प्लस BC एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है। अब उसी सेम लॉजिक से क्या होना है, AB और DC को आप चेक कर लो। AB में आप थंब को रखो अलॉन्ग AB, तो आपके 4 फिंगर्स ऐसे आएंगे कि वो ऊपर की तरफ से ऐसे बाहर निकलेंगे, यानी कि AB की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ AB, ये आपको आना है प्लस के कैप, किस रीजन में, ऊपर वाले रीजन में। और वैसे ही फिर DC की वजह से क्या होगा, DC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी है, DC पे आप थंब को रखो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ D to C, तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगे, आपके 4 फिंगर्स अंदर की तरफ आएंगे, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी होगी, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ से भी डिस्टेंस क्या, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से अगर हम D लें तो वही सेम डिस्टेंस यहाँ से भी क्या होगा, D होगा, चूँकि क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर लूप है। तो बेसिकली AD will cancel out BC and AB will cancel out DC, तो फिर एंड पे क्या होना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। तो जस्ट थोड़ा ज्योमेट्री, थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट और बेसिक मैग्नेटिज्म अप्लाई किया हमने और इजीली आंसर हमें मिल गए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे कि जब सर्कुलर ज्योमेट्री होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।